हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन अकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के हमारे एमसीक्यूज। 25 हमने फर्स्ट पार्ट में की थी और आज पार्ट 2 करने वाले हैं हम, यानी 25 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे और हमारे टोटल 50 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट यूनिट आज कवर हो जाएगी। इसके अलावा सेकेंड वाली कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ वाली यूनिट और सिक्स्थ वाली यूनिट ये सब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है सबकी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है अलग से सबका। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सारी वीडियोस को रेफर कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर दो गाइज एसएन अकेडमी को अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्यों करना है सब्सक्राइब? क्योंकि एसएन अकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस, और साथ में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हर एक वीडियो के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास गाइज। तो 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे बेसिकली बतानी कि कौन सी जो है स्ट्रेटेजी डायरेक्ट टीचिंग में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये डायरेक्ट टीचिंग में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं उसको अच्छे से। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इंक्वायरी, ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट है गिविंग, क्योंकि स्ट्रेटेजी थोड़ी ना होगी फोकस करना। नेक्स्ट है गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिचुलेशन, हाँ ये करते हैं हम डायरेक्ट टीचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। हाँ, प्रैक्टिस और फीडबैक हम ऑफर करते हैं, टीचर स्टूडेंट को ऑफर करता है प्रैक्टिस करो और फीडबैक दो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा कुछ हम नहीं करते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे हैं, सही क्या है? फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। अब ये देखो किस में है, फर्स्ट, फोर और फिफ्थ, ये सी में। ठीक है, तो 26 का आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट देखो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का है? गाइस, जब हम किसी का एप्टीट्यूड चेक करते हैं, यानी ये चेक करते हैं कि इस बंदे में कितनी नॉलेज है और कितना इजीली ये परफॉर्म कर सकता है अपने टास्क को। ठीक है, तो वो होते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, होते हैं हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो उसको चेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, यानी जितना भी एक बंदे को आता है वो सारा निचोड़ हम इसमें देख लेते हैं एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी वाला, 27 का हो गया सी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज पर्सपेक्टिव इन ए कोर्स ऑफ स्टडी। जब कोई लर्नर स्टडी करता है, कोई कोर्स कंप्लीट करता है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये वाले फैक्टर हैं, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके कोर्स ऑफ स्टडी को। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, लर्नर्स कमिटमेंट। हाँ, लर्नर की कमिटमेंट तो ऑब्वियसली उसकी स्टडी को अफेक्ट करने ही वाली है। ठीक है, सेकेंड है पेरेंट इंटरेस्ट इन लर्नर, ये अफेक्ट नहीं करता उसकी स्टडी को। थर्ड है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, लर्नर की प्रायर नॉलेज तो अफेक्ट करेगी ही करेगी उसकी स्टडी को। ठीक है, यानी ये भी सही हो गया। अब फोर्थ वाला है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, जिस जो कोर्स वो कर रहा है, ठीक है, जिस कोर्स को वो कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसको कितनी स्किल है, कितनी स्किलफुल नॉलेज है उसको। ठीक है, यानी ये भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फैमिली साइज ऑफ लर्नर, लर्नर की फैमिली साइज का उसकी स्टडी से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता उसकी स्टडीज़ पे। देन सोशो बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जैसे कि क्या एज है उसकी फैमिलीज के मेंबर की, क्या इनकम है, तो ये सब फैक्टर भी उसकी लर्निंग को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो यानी बचे क्या हमारे पास, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये हमारा ए में। ठीक है, तो 28 का आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट देखो गाइज, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। इनमें से कौन सी जो है टेस्टिंग है या फिर इवेल्युएशन है जिसमें हम स्टूडेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे नेट का एग्जाम होता है, तो नेट के एग्जाम में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तभी टॉप के 6% निकल के आएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो हमारा होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग या फिर नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया, तो सॉरी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो हमारा होता है या फिर नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ही कंपेयर करते हैं। जैसे हमारा नेट का एग्जाम हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि एन से याद रखना है इसको, नॉर्म और नेट से। ठीक है, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 29 का डी वाला।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन लेबल्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम सोशली कॉम्पिटेंस बोलते हैं लर्निंग में, जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है सोशल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई हमें यहाँ पे करना है। तो अब देखो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर बात हम करते हैं सोशल कॉम्पिटेंस की, तो हाँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन, मोटिवेशन तो करता ही करता है। सोसाइटी से अगर आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आपकी लर्निंग इन्हेंस होगी, ठीक है। सी है इंटेलिजेंस जर्नल एंड स्पेसिफिक, इंटेलिजेंस लेवल्स का सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इमोशनल वेलबींग, कि जब किसी की इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं तो अगर सोसाइटी उससे अच्छे से बिहेव करती है तो इमोशनली अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी रिलेट करता है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू एक्शन, ये इससे रिलेट नहीं करता है सोशल कॉम्पिटेंस से, ठीक है। तो हमारे क्या बचा, ए वाला, बी वाला और डी वाला, ठीक है। अब ए बी और डी देख लो किसमें, ये सी में, ठीक है। तो यानी 30th का आंसर हो गया हमारा सी वाला। अब नेक्स्ट देखो असर्शन और रीजन दे रखा है हमें, ठीक है। तो असर्शन में बोलता है पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ ए टीचर, ठीक है। ये बोला है कि पेडागोजी और सोशल इंटरेक्शन जो होता है ये दो मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है टीचर के पर्सपेक्टिव से। हाँ ये है दोनों, ठीक है। टीचर को पेडागोजी की नॉलेज भी होनी चाहिए बेसिकली, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट से या फिर सोसाइटी से उसको कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और इन दोनों से कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे है कि स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। यानी ये बात ट्रू है। रीजन देखो इसका क्या दे रखा है, कम्युनिकेशन हैज़ ए लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन का इनमें बहुत कम रोल है। कैसे कम, कैसे है यहाँ पे, पेडागोजी में भी ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है टीचर को और सोशल इंटरेक्शन में भी। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये वाली सही हो गई, ये वाली गलत हो गई, ना ही इसको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो ए इज ट्रू यानी असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, आर हमारा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। रीजन गलत दे रखा है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है गाइज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग आईसीटी इन क्लासरूम, जब हम क्लासरूम में आईसीटी यूज़ करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो जब इनको हम क्लासरूम टीचिंग में यूज़ करते हैं आईसीटी के टूल को, तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन पर्पज़ होता है स्टूडेंट्स को बेसिकली स्टूडेंट से रिजल्ट अच्छे आए, ठीक है। सो बेसिकली किस लिए होता है आईसीटी का यूज़ जो है क्लासरूम में, कि जो टीचिंग है हमारी वो एनहेंस हो जाए, ठीक है। अच्छी टीचिंग होगी, आईसीटी का यूज़ करेंगे, टीचिंग क्रिएटिव बन जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन हम देखते हैं, मेक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग, हाँ ये हो सकता है, बट बाकी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन क्लास, नहीं, डाइवर्ट थोड़ी ना करनी है स्टूडेंट की अटेंशन। कीप स्टूडेंट एंगेज इन द क्लास, ये भी हो सकता है। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ द टीचिंग की है जो लर्निंग आउटकम है उनको ऑप्टिमाइज करना यानी उनको एनहांस करना, तो मेन पर्पज़ यही होता है, ठीक है। ये भी होते हैं बट मेन पर्पज़ यहाँ पे हमारा डी वाला है, ठीक है। तो 32 का हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड टीचिंग बिहेवियर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ इफेक्टिवनेस, कौन सा टीचिंग बिहेवियर है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को बताता है, ठीक है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है, और बहुत टाइप के बिहेवियर यहाँ पे दे रखे 5 टाइप के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से बिहेवियर टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले है मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर को उन आइडियाज़ को क्लियर करवाना हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं बट उनको अच्छे से आइडियाज़ यानी कंसेप्ट को क्लियर करवाना, हाँ ये इफेक्टिव टीचिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शोइंग एंथुजियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टेक्ट वॉइस एंड जेस्चर, अगर टीचर ऐसा करेगा तो वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक लगेगा, ठीक है। और अगर वो अपने आई कॉन्टेक्ट वॉइस मॉड्यूलेशन को चेंज करेगा, जेस्चर को चेंज करेगा, ये सब इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे क्लासरूम को, टीचिंग को ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी इफेक्टिव टीचिंग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ बाय एक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग, नहीं ये नहीं होता इफेक्टिव टीचिंग में, स्टूडेंट से ही लेके और उनको एक्नॉलेज करके और समराइज कर दो, ऐसा नहीं होता। प्रोबिंग थ्रो जनरल क्वेश्चन एंड शिफ्टिंग डिस्कशन टू सम हाईएस्ट थॉट लेवल, ऐसा नहीं होता इसमें इफेक्टिव टीचिंग में। लास्ट है यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल प्रेज टू गेट एंड कीप स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट को इनकरेज करना ताकि वो
पार्टिसिपेट कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेशन दे सके लर्निंग प्रोसेस में, ये होता है। ठीक है, तो यानी ए, बी और ई हो गया हमारा। तो अब ए, बी और ई दे रखा है बी वाले पार्ट में। ठीक है, यानी 33 का हो गया बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट द ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग इनमें से टीचिंग लर्निंग की कौन सी सीक्वेंस जो है करेक्ट होगी। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करनी है। सो गाइज, जब भी बात हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की करते हैं टीचिंग में, तो सबसे पहला मकसद होता है एंगेज करना स्टूडेंट को। ठीक है, एंगेज करके फिर एक्सप्लोर करवाना, कुछ उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट करवा के एक्सप्लोर करवाना, देन उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट के बाद उसका एक्सटेंशन करेंगे और ज़्यादा उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी 34 का हो गया डी वाला। नेक्स्ट है द कंपोजिशनल स्किल एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्युएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि कंपोजिशनल स्किल और क्रिएटिविटी की बात करता है स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, सो गाइज ऐसा हमारा ऐसे टाइप होता है। ठीक है, ऐसे टाइप में कंपोजिशन की स्किल पता लगती है। कंपोजिशन यानी एक सेंटेंस को कैसे कंपोज करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को कैसे बताना है, और उसमें उनकी क्रिएटिविटी भी पता लग जाती है साथ साथ। ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपोजिशन का हमें नहीं पता लगता, शॉर्ट आंसर में भी नहीं पता लगता कंपोजिशन का, और प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट में हमें कंपोजिशन का नहीं पता लगता। यानी ऐसे टाइप ही ऐसा है जिसमें कंपोजिशन का भी और क्रिएटिविटी दोनों का ही हमें पता लग जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऐसे टाइप बी वाला। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MHRD या फिर HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा मूक है। तो मूक कौन से होते हैं गाइस, स्वयं में जो हम बनाते हैं, स्वयं में क्रिएट करते हैं ना जो प्रोफेसर्स, वो होते हैं मूक। तो स्वयं के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सबको मूक बोलते हैं। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होते हैं वो, तो इसको याद रखना है। ये स्वयं और स्वयं प्रभा का अलग से मैंने लेक्चर लिया हुआ है, तो उसको वीडियो को आप देख लो एक बार। नेक्स्ट है व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल आर इन क्लास। जब स्टूडेंट बहुत सारे हैं क्लास में, ठीक है, और सबका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अलग अलग है। फॉर यूनिफॉर्म इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेटिव इंटरेक्शंस ए टीचर शुड ऑप्ट फॉर ए कम्युनिकेशन। तो टीचर को किस तरीके का कम्युनिकेशन क्लास में बनाना चाहिए। तो टीचर को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड क्लासरूम जो है उस तरीके से टेक्नोलॉजी एनेबल कम्युनिकेशन स्टूडेंट से करना चाहिए। ठीक है, यानी आईसीटी का भरपूर यूज उसको करना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, जब बहुत टाइप के स्टूडेंट हो। तो इसका आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट है क्लासरूम इंटरेक्शन आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय। जो क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट होता है। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस होता है। स्टूडेंट कमिटमेंट, टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट एंड सोलिसिटेड इंटरवेंशन। तो सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट से ही इन्फ्लुएंस होगा ना क्लासरूम का इंटरेक्शन, क्योंकि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट ही होते हैं। तो स्टूडेंट की कमिटमेंट का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्लासरूम इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग। जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, तो सबसे पहले वाला जो हमारा लेवल होता है इस, तो इसमें जो मेमोरी लेवल टीचिंग है उसका सबसे ज़्यादा फोकस इनमें से किस पे होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन गिवन है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडिया। तो हाँ, यही होता है ना, सबसे पहले तो स्टूडेंट को समझाना होता है किसी टॉपिक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे थॉट्स का, उसकी जो थॉट्स हैं उसके जो आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो यानी ये होता है मेमोरी लेवल पे। ठीक है, अब सेकेंड देखो सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट। ये तो बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, मेमोरी लेवल पे ये नहीं होता है। देन है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। क्विक रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे धीरे धीरे सीखता है स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पे नहीं होती, वो किस में होती है, सबसे लास्ट वाले रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स। करेक्ट सीक्वेंस जो होती है फैक्ट की, उनको करने में मास्टर बना देते हैं स्टूडेंट को। हाँ, ये होता है मेमोरी लेवल पे। देन है सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। ये करना नहीं सिखाते हम स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कौन से बच गए हमारे, ए, सी और ई वाला। ठीक है, अब ए, सी और ई देख लो किसमें, ये बी वाला। ठीक है, तो 39 का हो गया बी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज कॉन्ट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग। इनमें से कौन सा जो है टीचिंग मेथड डायरेक्ट लर्निंग को इंडिकेट करता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, इसकी बात डायरेक्ट टीचिंग में नहीं होती कि टीम से हमें बहुत सारे टीचर को टीच करना है, ऐसा कुछ नहीं होता।
देन है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, हाँ ये होता है डायरेक्ट टीचिंग में, ठीक है। देन है लेक्चर विद और विदाउट ऑडियो विजुअल। अब ये देखो कि जो लेक्चर होगा विद और विदाउट ऑडियो विजुअल होगा, ये डायरेक्ट लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देन है पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट। बेसिकली जो डायरेक्ट टीचिंग होती है वो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग की, क्रिएटिव चीज़ों की बात करती है, जैसे रोल प्लेइंग हो गया, सिमुलेशन हो गया, या फिर वर्कशॉप और असाइनमेंट हो गए, तो ये भी आता है डायरेक्ट टीचिंग में, ठीक है। देन मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक, हाँ ह्यूरिस्टिक क्या होता है, सर्च करना, तो मूक्स और ह्यूरिस्टिक आते हैं डायरेक्ट टीचिंग में। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं आती, ठीक है, तो ऑप्शन बच के बी, डी और ई, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन आ गया अब हमारा। तो यहाँ पे दो सेट हमें दे रखे हैं, पहला सेट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एंड सेकंड है एग्जाम्पल, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है और उसकी एग्जाम्पल हमें मैच करना है इसको। सबसे पहला है पॉजिटिव री पॉजिटिव री क्या होता है गाइज, जब हम किसी के बिहेवियर को मतलब प्रेज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसमें क्या है, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टीमलेस यानी बेसिकली हम उसको प्रेज करेंगे कुछ अच्छा करने का, अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो उसको कुछ बढ़िया उसको गिफ्ट देंगे या फिर प्रेजेंट देंगे, ठीक है। तो यानी उसको इनकरेज कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, ताकि वो उसी बिहेवियर को, उस अच्छे बिहेवियर को बार बार करे, ठीक है, इंक्रीज हो जाए उसकी फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है नेगेटिव री को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। इसमें क्या होता है, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टीमलेस। जब हम स्टीमलेस को रिमूव कर देते हैं, यानी जब किसी को पनिश कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छा बिहेवियर उसका इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन थर्ड है पनिशमेंट। जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, रिलेट करेंगे इसके साथ, सेकेंड के साथ। ये पेनफुल होता है पनिशमेंट, ठीक है। एवर्सिव स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू स्टॉप द अक्यूरेंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इस तरीके का स्टिमुलस हमें देना है ताकि वो उस बिहेवियर को स्टॉप करे। फोर्थ है डी वाला एक्सटिंक्शन को हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। इसमें क्या होता है, एक्सटिंक्शन में विड्रॉल ऑफ ए प्लीजेंट स्टिमुलस और एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर, ठीक है। सो इस तरीके से जब हम इनको मिला देंगे तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा सी वाला, ठीक है। इसको देखना अच्छे से मिला के एक बार। नेक्स्ट है गाइज, एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। अगर आप टीचर हो तो अपना जो है बेस्ट ऑप्शन चूज करो इनमें से अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अपनी प्रेजेंस को क्लासरूम में इफेक्टिव बनाने के लिए एज ए टीचर आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। सो गाइज ऑप्शन है यूज ऑफ पीयर कमांड, अपने साथ वालों की कमांड। नहीं, अपनी क्लासरूम में कौन जाएगा कि दूसरा टीचर आके चुप कराए। देन सेकेंड है मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट। एक टीचर को ये शोभा नहीं देता कि वो एग्रेसिव स्टेटमेंट दे। थर्ड है अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। हाँ ये तो है, एक अच्छा पोस्चर हमें देना पड़ता है क्लास में, ठीक है, अच्छे तरीके से हमें दिखना पड़ता है। बीइंग अथॉरिटेरियन का मतलब है कि उसी के पास सारी अथॉरिटी है, स्टूडेंट को कुछ नहीं समझता हो, ये नहीं है, ठीक है। यानी बच गया हमारे पास सी वाला। तो यानी एक टीचर को वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर देना पड़ता है अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो 42 का हो गया सी वाला। नेक्स्ट है द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। टीचिंग एड का हम यूज़ करते हैं क्लासरूम में, तो उसको किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे आप जस्टिफाई करोगे कि क्यों आप टीचिंग एड का यूज़ करते हो। तो हम टीचिंग एड का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो अच्छे से इनहेंस हो स्टूडेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन क्लासरूम। हाँ कुछ ये होता है, बट मेन क्या होता है, जो लर्निंग होती है उसको इनहेंस करना। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन क्लास। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, हाँ ये होता है, यही तो इसी के लिए तो हम करते हैं टीचिंग एड का यूज़। और लास्ट और देख लो, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, ये भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ हमें बेस्ट सूटेड वाला है ऑप्शन, वो सी वाला है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट गाइज, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है उसको इनमें से किस बेसिस पे आप जज करोगे, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली टीचिंग इफेक्टिव है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब लर्निंग आउटकम अच्छे आ रहे हो तभी आपकी टीचिंग अच्छी होती है, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तभी टीचिंग अच्छी होगी, ठीक है। ऑप्शन देखो, कोर्स कवरेज, कोर्स को कवर करना इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता। स्टूडेंट को इंटरेस्ट, सिर्फ उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता। लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, हाँ इससे बिल्कुल रिलेट करता है, लर्निंग आउटकम अच्छी होंगी तभी टीचिंग को इफेक्टिव माना जाएगा।
फोर्थ है यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन क्लासरूम, इफेक्टिव टीचिंग से कुछ रिलेटेड है ये, बट मोस्टली रिलेटेड कौन सा है गाइज, सी वाला। हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे ऑप्शन, ठीक है, कि हमें दो सही लगते हैं बट हमें कौन सा चूज करना है जो बेस्ट सूटेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सी वाला। नेक्स्ट है गाइज, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, तो हमें ऐसा टीचिंग मेथड फाइंड आउट करना है जिसमें लर्नर का पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल हो, ठीक है, तो ऐसा टीचिंग मेथड कौन सा होता है कि स्टूडेंट ही यानी लर्नर ही सब कुछ हो। ऑप्शन देखो, डिस्कशन मेथड, इसमें टीचर एज ए मेंटर काम करता है, ठीक है, बस सेशन, इसमें भी कहीं ना कहीं टीचर का रोल होता है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इसमें भी थोड़ा बहुत टीचर का रोल होता है क्योंकि टीचर ही सिलेक्ट करेगा जो जो ऑप्शन निकल के आएंगे, जो जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग से। देन है प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में टीचर का बहुत ही कम रोल होता है, ठीक है, मिनिमलिस्ट बिल्कुल, और स्टूडेंट यानी कि लर्नर के ऊपर ही सारा सब कुछ होता है, उसी को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लर्नर का पार्टिसिपेंट ऑप्टिमल किस में होता है, प्रोजेक्ट मेथड में, ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, सबसे पावरफुल फैक्टर, ठीक है, चार दे रखे हैं, जो हो सकता है चारों ही आंसर हो, बट हमें कौन सा आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऐसा कौन सा है जो अफेक्ट करता है टीचिंग की इफेक्टिवनेस को, ठीक है, तो ऑप्शन है सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री, सोशल सिस्टम से आई थिंक कोई लेना देना है नहीं टीचिंग का, थोड़ा बहुत लेना देना हो सकता है। देन है इकोनॉमिक स्टेटस, पैसे की बात, थोड़ा बहुत इसका भी हो सकता है क्योंकि अगर पैसा कम होगा गवर्नमेंट के पास तो एजुकेशन सिस्टम उतना इम्प्रूव हो नहीं पाएगा। देन है प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टी भी इफेक्ट करती है। लास्ट है एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम तो पूरी तरीके से इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 46 का डी वाला। नेक्स्ट है गाइज असर्शन और रीजन हमें दे रखा है। असर्शन में बोल रहे हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड्स टू एक्सिलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है वो जो लर्निंग होती है उसके पेस को एक्सिलरेट करता है, बेसिकली लर्निंग को एनहेंस करने के लिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं, ये बात है, यानी ये बात सही है बिल्कुल, हाँ, इसीलिए तो करते हैं बीच में हम चेक, ताकि हमारी जो गलती है, जो गलती हो रही है लर्निंग में टीचिंग में, वो सुधर जाए। रीज़न क्या दे रखा है इसके लिए, एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्युएशन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रिलायबल। अब हम समेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं ना गाइज, कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है और समेटिव जब टीचिंग एंड होती है तब होता है, ठीक है, अब बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर्मेटिव ज़्यादा रिलायबल है, ऐसा कुछ नहीं होता, यानी ये रीज़न इसका गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, रीज़न छोड़ो, तो यानी सिर्फ हमारा असर्शन सही है यहाँ पर, ठीक है, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी। नेक्स्ट है, इसमें भी असर्शन रीज़न दे रखा है, असर्शन में है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, सारी टीचिंग का मकसद होता है लर्निंग, यानी कुछ लर्निंग आउटकम निकल के आए, हाँ ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। अब सेकेंड देखो, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग, कि जो लर्निंग है वो टीचिंग से ही निकल के आती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि टीचिंग के थ्रू ही लर्निंग हो, लर्निंग वैसे भी हो सकती है बिना टीचिंग के, ऑब्जर्व करके, किसी को देख के भी हम कुछ सीख सकते हैं ना। सो यहाँ पे भी रीज़न गलत दे रखा है गाइस, ठीक है, सिर्फ असर्शन सही है, रीज़न गलत है और ये स्टेटमेंट भी इवन गलत है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर सी हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है, 48 का सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, इनमें से कौन सा ऐसा जो बिहेवियर है, की बिहेवियर बेसिकली, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट यानी चूज़ करना है हमें, जो इफेक्टिव टीचिंग को डिनोट करता है, ठीक है, तो यूज़ स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट के आइडिया को यूज़ करके कोई टीचर कैसे अच्छे से पढ़ा सकता है, ठीक है, कि सारा उसी से ले लो सब कुछ, नहीं, टीचर को एक्सप्लेन करना होता है स्टूडेंट को, बेसिकली उसको समझाना होता है, ना कि उनसे समझना होता है। सो ये इसका नहीं होगा, स्ट्रक्चरिंग ये भी नहीं होगा, स्ट्रक्चरिंग बेसिकली कुछ हद तक हो सकता है इफेक्टिव टीचिंग में, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा कि किस चीज़ की स्ट्रक्चरिंग करनी है। देन सी है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, इंस्ट्रक्शन देने की वैरायटी, यानी बहुत सारी टीचिंग एड टीचिंग मेथड यूज़ करना, ये तो हो सकता है बिल्कुल इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर। लास्ट है क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग भी कुछ हद तक हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आंसर यहाँ पे है हमारा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तो 49 का हो गया सी। गाइस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, ठीक है, और इनमें से हमें बतानी है हाईली रिलेटेड, जो कि इफेक्टिव टीचिंग से हाईली रिलेटेड है, वो आंसर हमें बताना है, ठीक है, कि एक लर्नर कैसे अच्छे से सीख सकता है।
सो एग्जाम्पल ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। जी हाँ बिल्कुल, प्रायर एक्सपीरियंस तो लर्नर का अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर उसको पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छे से वो उसको समझ सकता है दोबारा, ठीक है। सेकेंड यानी ये वाला तो सही है। अब और भी ऑप्शन देख लो, क्या पता इससे भी बेटर हो। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट ऑफ द लर्नर, ये अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, ये कुछ हद तक करता है कि उसका पीयर ग्रुप कैसा है। फैमिली साइज फ्रॉम विच लर्नर कम, ये भी नहीं करता। सो बेसिकली करता क्या है अफेक्ट, अफेक्टिव टीचिंग को, लर्नर के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो अफेक्टिव टीचिंग को डिनोट करती है, तो उसका प्रायर एक्सपीरियंस जो होता है, यानी जो पहले से उसको नॉलेज होती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो ऑब्वियसली उसको अफेक्ट करता है, ठीक है गाइज। तो इसका आंसर हो गया ए वाला। सो गाइज हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमारी अब तक हो चुकी है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ वाली यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। यानी हमारी 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नीचे प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डाल दिए हैं, सबके अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें गाइस, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, ताकि जो स्टूडेंट पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हर वीडियो के बाद पीडीएफ डाल देती हूँ, तो ये वाली पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, फिर करते हैं अगली यूनिट स्टार्ट अगली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।